यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हमारे प्यारे प्यारे वाले इंटरमीडिएट वाले बच्चे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गुड मॉर्निंग। चलिए सर, आज क्या पढ़ाओगे हमको ये बता दो पहले। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे वो हम आपको अभी बता देंगे। थोड़ा रहम करो, आराम करो, अभी बताते हैं आपको आज क्या पढ़ाएंगे। आपको हम बढ़िया पढ़ाएंगे, आपको मजा आ जाएगा वैसा वाला। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तुम बोलो तो मैं मेरा चश्मा है ना वो क्लीन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? इसलिए मतलब वो फुसफुस वगैरह डाल के ऐसे चश्मा क्लीन करते हैं, पता है तुमको? अगर पता नहीं है तो ये लेंस कार्ट से आता है सस्ता वाला, जिसमें 150 रुपए में 2 आ जाते हैं। और फिर टिश्यू पेपर लेके और इसको क्लियर कर लो। चलिए सर, एक बात बताओ सर, आज है ना दिवाली का माहौल है तो भी आप हमको पढ़ा रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो यार, इस दिवाली आप अगर पढ़ लिए ना तो अगली दिवाली जो है वो आप अपने ऑफिस में मनाएंगे, आर्टिकलशिप में मनाएंगे। तो आप चाहते हैं ना अगली दिवाली अपने ऑफिस में मनाए, आर्टिकलशिप में मनाए, वहां बोनस वोनस भी मिले तुमको, दिवाली के गिफ्ट विफ्ट भी ऑफिस से मिले। तो वो इसके लिए इस दिवाली हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि अगली दिवाली जो है वो आप लोग ऑफिस में मनाए, आर्टिकलशिप में मनाए, अच्छी फर्म में मनाए। इसके लिए आज आप दिवाली के दिन थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए गाइस, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, तो लास्ट लेक्चर में भाई साहब एक तो डिडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। डिडक्शन के बाद मैंने 115 बीएसी बताया था। 115 बीएसी के बाद मैंने एएमटी करके बताया था, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स करके वो बताया था। और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को देख के तो आपको लगा होगा क्या होगा। और ये क्वेश्चन दिया था आपको देवम वाला, देवम वाला जो है वो क्वेश्चन दिया था आपको। और क्वेश्चन दिया था देवम वाला, इसका सॉल्यूशन ये था। डाउट अगर आपको आया होगा तो दो जगह डाउट आया होगा। एक तो ये कि सर एक बात बताओ, एटीसीसीडी 1 में इन्होंने 3.5 लाख ही क्यों लिया? एटीसीसीडी 1 जो है, उस एटीसीसीडी 1 में 3.5 लाख क्यों लिया? यहां पे 3.5 लाख क्यों लिया? 4 लाख क्यों नहीं लिया? तो गाइस एक बात बताऊं, मैंने बोला था एटीसीसीडी 1 भी पहले ले सकते हो, तो आप लोग एटीसीसीडी 1B जो है वो आप पहले ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, 50,000 का पहले एटीसीसीडी 1B ले लिया, और उसके बाद जो 3.5 लाख बचा ना, उसके लिए मैंने एटीसीसीडी 1 लिया, क्योंकि एटीसीसीडी 1 जो है ना वो तुम्हारे एटीसीसीई की लिमिट में आता है। तो एटीसीसीई की लिमिट में आएगा, इसके लिए हमने क्या किया था करके, ठीक है? इसलिए हमने क्या किया था कि यहां पे 50,000 पहले मैंने एटीसीसीडी 1B में ले लिया, और फिर मैंने 3.5 लाख एटीसीसीडी 1 में लिया। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर एक बात बताइए, जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट, वो एग्जेम्प्ट है सबके लिए? आंसर है सबके लिए, क्योंकि कल मैंने आपको 115 बीएससी बताया था। मैंने बोला था इन इन चीजों पे आहुतियां देनी पड़ेगी, बलिदान देने पड़ेंगे। तो आपको मैं बताऊं, बलिदान में ऐसा थोड़ी कहीं लिखा था कि पीपीएफ का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और मैंने अदर सोर्सेज में जहां इंटरेस्ट सिखाया था, एक इंटरेस्ट वाला चार्ट बनाया था, उसमें लिखा था पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है वो हमेशा एग्जेम्प्ट होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। तो गाइस, भले आप 115 बीएससी लो या ना लो, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद सर डिडक्शन टॉपिक का जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो आपने डाला क्या? डिडक्शन का क्वेश्चन नंबर 16 है, ये रहा, गुड़नाम वाला करके, ठीक है? ये आईसीआई का क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने यहां दे दिया आपको। तो ये आईसीआई का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं करके, ठीक है? सैलरी का इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट है, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, और उसमें से आपने डिडक्शन ले लिए करके, ठीक है? तो उसमें से आपने डिडक्शन ले लिए, तो डिडक्शन है वो उसमें एटीसी का था, एटीडी का था, एटीई का था, एंड एटीटीटीए का था। ये डिडक्शन थे, ये आईसीआई मॉड्यूल से ही मैंने क्वेश्चन आपको एज इट इज लेके और आपको दे दिया है करके, ठीक है? तो आईसीआई मॉड्यूल से क्वेश्चन लेके और मैंने आपको दिया है। चलो सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मजा आ गया सर। आज अब ये बताओगे सर आप हमको पढ़ाने वाले क्या हो? आज सर आप हमको ये बताओ कि आप हमको पढ़ाने वाले क्या हो? मुझे बताइए,
आप पहले क्या पढ़ना पसंद करेंगे? थोड़ा थियरी पढ़ना पसंद करेंगे या सीधा ही आज तो सर प्रैक्टिकल पढ़ने का मन कर रहा है? सर मन जो है ना आज थोड़ा प्रैक्टिकल करने का कर रहा है, क्योंकि आज हमारे कुछ दोस्तों का रिजल्ट भी आ रहा है। तो हमारे कुछ दोस्तों का रिजल्ट आ रहा है, तो सर बार बार हमारा ध्यान है ना वो रिजल्ट की तरफ भी जाने वाला है। तो सर आज तो है ना, आज अगर बोलो आप तो सर हमको तो है ना आज थोड़ा प्रैक्टिकल ही करा दो ना। सर थियरी क्यों करा रहे हो? सर आज तो हमको थोड़ा प्रैक्टिकल ही करा दो ना। तो अगर तुम बोलोगे तो मैं प्रैक्टिकल करा लूंगा, तुम बोलोगे तो मैं थियरी करा लूंगा करके, ठीक है? जैसा तुम बोलोगे। देखो मैं करवाऊंगा तो दोनों ही, बस ये है कि पहले क्या करवाऊंगा, बस ये है कि पहले क्या करवाऊंगा। अच्छा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या दिवांश? क्या मिस्टेक है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक काम करना, ये क्वेश्चन है ना ये मैंने आईसीआई मॉड्यूल से ले रखा है, तो आईसीआई मॉड्यूल से एक बार क्वेश्चन भी देख लेना करके, ठीक है? आईसीआई मॉड्यूल से एक बार क्वेश्चन भी देख लेना, और क्वेश्चन देखने के बाद फिर ये देखना, तो शायद तेरे को समझ में आ जाए। हो सकता है अपने क्वेश्चन और उनके क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो दोनों में, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी। तो तू एक काम करना, आईसीआई से एक बार क्वेश्चन भी देख लेना और फिर ये सॉल्यूशन देखना, तो तेरे को फटाफट समझ में आ जाएगा, तेरे को जल्दी जल्दी है वो समझ में आ जाएगा। तो चलो, मेरे बहुत सारे बच्चे जो है वो बोल रहे हैं सर है ना आज है ना थोड़ा हमको है ना प्रैक्टिकल करा दो, थोड़ा आज हमको प्रैक्टिकल करा दो। अच्छा इस क्वेश्चन में चेंज है, ओ भाई साहब, तो आप एक काम करो ना बेटा, आप जो है ना यहाँ क्वेश्चन आईसीआई वाला ले लो करके, ठीक है? या फिर अपने हिसाब से जो क्वेश्चन है, अच्छा उसमें कुछ चेंजेस है, ओ भाई साहब, अच्छा, ठीक है, चलो चेंजेस है क्या? तो चेंजेस क्या क्या है? अब आपने बोल दिया चेंजेस है तो चेंजेस है। देखिए चलिए मैं आपको करा देता हूं क्या क्या है क्या क्या नहीं, मैं यहीं पे पास में करा लेता हूं। क्या चेंजेस आएगा क्या चेंजेस नहीं आएगा, मेरे को तो 2 मिनट लगेगा। ओ भाई साहब यहाँ 80 GB है क्या? बट यहाँ तो कैश में किया है ना, तो 80 GB में नहीं मिलेगा करके, ठीक है? यहाँ कैश में किया है तो 80 GB में नहीं मिलेगा। चलो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। मिस्टर गुरनाम एज 42 ईयर्स हैज अ सैलरी इनकम कंप्यूट करके दे रखा है 5,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। He has earned interest of 14,500 on the saving bank account with the State Bank of India during the year। तो भाई साहब इसका 5,50,000 है, ये तो सैलरी का इनकम है 5,50,000। गाइस उसका इंटरेस्ट का इनकम है वो कितना है 14,500। तो टोटल हो गया 5,64,500 है, वो उसका जीटीआई हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। आगे क्या दे रखा है? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ गुरनाम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर इफ ही हैज एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट फ्रॉम 115 बीएसई, तभी डिडक्शन मिलेगा। पहला क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू द बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, आंसर इज यस, कहीं मना नहीं किया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो आप कैश में पे ही कर सकते हो, सिर्फ आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में नहीं भर सकते थे। उसमें सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कैश में था, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कैश में नहीं भर सकते थे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप कैश में भर सकते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन कैश अमाउंटिंग टू ₹25,000 फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट। ओ भाई साहब, पेरेंट्स के लिए नहीं मिलता डिडक्शन, पेरेंट्स के लिए नहीं मिलता। एक बात बताओ, आपने पेरेंट्स के लिए अगर आपने लिया है तो उसका डिडक्शन आपको 80C में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता पेरेंट्स के लिए? किसके लिए मिलता था? खुद के लिए, स्पाउस के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए। भले वो चिल्ड्रन डिपेंडेंट है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिपेंडेंट चिल्ड्रन है ना वो सिर्फ 80D में आता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन सिर्फ 80D में आता है करके, ठीक है? बाकी कहीं पे भी डिपेंडेंट वर्ड नहीं है। तो बेटा यहां पे पेरेंट्स के लिए तो नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या दे रखा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,500 पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज मेजर सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। चलेगा, यहां डिपेंडेंट नहीं है, चलेगा। डी वाला वर्ड है वो सिर्फ डी की सीरीज में आता है, सी की सीरीज में नहीं आता, ठीक है? The sum assured for the life of his son is a 3,50,000 and life insurance policy was taken on the 30th March 2012। तो एक बात बताओ, यहां पे तो आपका 20% का लिमिट लगेगा।
तो 20% का लिमिट लगेगा तो 3,50,000 का 20% 70,000 तक अलाउ हो सकता है। तो मैं बताऊं यहां पे पूरा 25,500 अलाउ हो जाएगा, तो एटीसी में आपका 25,500 है वो पूरा आपको अलाउ हो जाएगा डिडक्शन। पहले वाले का नहीं मिलेगा क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए है, वो अलाउ नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेरेंट्स के लिए, देखो मेडिक्लेम पेरेंट्स के लिए लेगो तो डिडक्शन मिलेगा एटीडी में, बट यहां लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है खुद के लिए, स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? Life insurance policy premium paid by check of 22,500 for issuance of his life. The insurance policy was taken on so and so date. The sum assured is a 2 लाख। तो इसमें भी एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, बट एटीसी का डिडक्शन कितना मिलेगा? 20,000 का मिलेगा। इसमें भी एटीसी का डिडक्शन मिलेगा और कितना मिलेगा? 20,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद 26,000 पेड बाय द चेक फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सेल्फ एंड हिज वाइफ। तो इसका डिडक्शन एटीडी में मिलेगा और एटीडी में कितना मिलेगा? 25,000 का डिडक्शन है वो मिल जाएगा। तो खुद के लिए एंड खुद की स्पाउस के लिए मिला के आपका कितना मिलेगा? 25,000 ही मैक्सिमम मिलेगा, ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 का डिडक्शन एटीडी में मिलेगा। उसके बाद क्या दे रखा है? 1,500 पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप एंड 4,500 पेड इन चेक फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स हु आर अ सीनियर सिटीजन। तो देखो पेरेंट्स के लिए एटीडी में डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज यस। पेरेंट्स के लिए लिमिट 50,000 हो जाएगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी मिलेगा, आंसर इज यस मिलेगा, बट मैक्सिमम 5,000। तो एक बात बताओ, यहां प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो पेरेंट्स के लिए किया, देखो खुद के लिए तो खुद की लिमिट खत्म हो गई ना यार, खुद के लिए तो कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि खुद ने तो 26,000 किया, इसका मतलब 25,000 की लिमिट है वो खत्म हो गई है, तो यहां तो 25,000 खुद का मिल गया है। अब पेरेंट्स के लिए आपने जो कराया है वो पेरेंट्स के लिए आपको कितना मिलेगा? 4,500 का डिडक्शन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मिल जाएगा। तो एटीडी में एक और डिडक्शन मिलेगा, दैट इज 4,500 का, तो 4,500 का डिडक्शन एटीडी में मिल जाएगा। Paid interest of 6,500 on the loan taken from bank for the MBA of the course pursued by his daughter। उसकी डॉटर है वो MBA कर रही है और उसके लिए लोन लिया था, उसका लोन का इंटरेस्ट है, इसका डिडक्शन आपको ATE में मिलेगा और MBA हायर स्टडी है तो इसमें ATE में आपको डिडक्शन मिलेगा 6,500 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। एंड गाइस डोनेशन का डिडक्शन ATG में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डोनेशन आपने कैश में किया है 2,000 से ज्यादा, उसमें 2,000 तक कैश में कर सकते हैं, 2,000 से ज्यादा आपने कैश में किया है तो उस पर्टिकुलर केस में 2,000 से ज्यादा आपने कैश में किया है तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस ये शायद क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि यहां पे दोनों का जो है वो आंसर अलग आ रहा है। आपका नेट टैक्सेबल इनकम है वो इतना आ जाएगा, तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम कितना आएगा? आपका 5,50,000 प्लस 14,000। अच्छा ATTTA तो लिया ही नहीं, ATTTA और लेंगे ना, ATTTA भी तो लेंगे, ATTTA भी तो लेंगे, तो ATTTA भी तो आएगा बाबू, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, तो ATTTA में 10,000 का डिडक्शन और मिल जाएगा। तो अब आपका नेट टैक्सेबल इनकम कितना होगा? 5,50,000 प्लस 14,500 माइनस 25,500 माइनस 20,000 माइनस 25,000 माइनस 4,500 माइनस 6,500 एंड माइनस 10,000, तो आई थिंक आपका 4,73,000 आएगा। 4,73,000 कैश में भी कर सकते हैं तीजू, वहां पे कैश में भी कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैश में भी कर सकते हैं, कैश में ही नहीं करना है, कैश में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको मैंने बोला था, बाकी के तो सॉल्यूशन दे रखे। और किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 में ये डाउट है कि भाई साहब ये LTCG पे आपने 20% टैक्स क्यों लगाया है? ये गलत हो सकता है। एक काम करो ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपका 2,45,000 टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला है। आप एक काम करो, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पास में यहां लिखो असेट ट्रांसफर ऑन 15 जुलाई 2024। तो अमेंडमेंट के पहले वाला, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट 12.5% हो गई है ना, तो आई अज्यूम दैट इट इज ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 करके। ठीक है, तो आप एक काम करिए, यहां लिख लीजिए 15 जुलाई 2020, असेट ट्रांसफर ऑन 15 जुलाई 2020। ठीक है,
15 जुलाई 2024, 15 जुलाई 2024। डन। चलो अब अपन पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद हेडिंग दो, पानी पीने के बाद हेडिंग दो। इसमें और उसमें थोड़ा फर्क है, क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, जो मैंने आपको बताया डेट की वजह से करके, ठीक है। तो आपको जो क्लास में कराया है वो देख लेना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्वेश्चन थोड़ा अलग है आईसीआई बुक में, तो आप लोग आईसीआई वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये उसका सॉल्यूशन है। या आप लोग आईसीआई का क्वेश्चन देख सकते हैं। मेरे को लिखा ही नहीं जा रहा, कैसे लिखते हैं हिंदी इंग्लिश में, देख सकते हैं, ठीक है। चलो डन। अब अपन एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड आज का अपना पहला टॉपिक, हेडिंग दे दीजिए एडवांस टैक्स, हेडिंग दे दीजिए एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स। नए पेज पे हेडिंग देंगे एडवांस टैक्स, नए पेज पे हेडिंग दे दीजिए एडवांस टैक्स। आपको इजीली समझेगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मजा आएगा आपको। एडवांस टैक्स। चलो एडवांस टैक्स पढ़ाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और थोड़ा सा गर्म पानी पी लेता हूं, उसमें कुछ मिला के पी लेता हूं और उसके बाद में जो है वो हम पढ़ना चालू करेंगे एडवांस टैक्स क्या होता है। एक बात बताओ मुझे, हाँ जी, तो देखिए एडवांस टैक्स क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गाइज मैं आपको बताऊं एडवांस टैक्स किसको बोलते हैं। देखो एक बात बताओ, आपको याद है अपन ने 1500 साल पहले ये पढ़ा था कि आपके लिए एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। जैसे ये प्रीवियस ईयर 24-25 है और आपके लिए असेसमेंट ईयर आएगा, वो असेसमेंट ईयर आपका 25-26 आएगा। आपके लिए प्रीवियस ईयर 24-25 है और असेसमेंट ईयर आपका 25-26 है। एक बात बताओ, मैंने बोला आपको टैक्स कब भरना पड़ता है, तो मैं बताऊं आपको टैक्स कब भरना पड़ता है। तो मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर में आप इनकम को कमाइए, ये जो प्रीवियस ईयर है इस प्रीवियस ईयर में आप इनकम को कमाइए एंड गाइस ये असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो असेसमेंट ईयर में आपको याद रहेगा, मैं ये बताता था बार बार कि यहां एक रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आती है अंडर सेक्शन 139(1) वाली, वो नॉर्मली आती है 31 जुलाई 2025। तो जो अभी आप इनकम कमा रहे हो उस पे आपको रिटर्न कब फाइल करना है, असेसमेंट ईयर में करना है, दैट इज ऑन द 31 जुलाई 2025 से पहले पहले करना है। अब एक बात समझना, यहां पे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है एंड आपको जो अपना टैक्स आता है वो भी पे करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि देखो यार, हमने आपको ये बोला कि इस ईयर में इनकम कमाओ और आप यहां पे जाके इस ईयर में टैक्स भरो आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन यार आप इस साल में कमा तो रहे ही हो ना, तो थोड़ा थोड़ा टैक्स भरते जाओ ना। आप थोड़ा थोड़ा टैक्स भरते जाओ, आप छोटू छोटू वाला टैक्स है वो इसी साल में भरते जाओ ना, क्योंकि जैसे जैसे आप कमाओगे वैसे वैसे अगर आप टैक्स भरोगे तो आपको आगे जाके जो है वो दिक्कत कम आएगी। ये भैया वही वाली बात है कि जब आप लोग जो है, जब आप स्टडी कर रहे हो, तो जब आप स्टडी क्लास में कर रहे हो साथ साथ में अगर रिवाइज करते रहो, साथ साथ में अगर अच्छे से होमवर्क करते रहो, तो बाद में तकलीफें कम आएगी, बाद में एग्जाम से पहले तकलीफें कम आएगी। तो आप जो है जब प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे हो, तो प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे हो तो आप एक काम करो ना, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरते जाओ। प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरते जाओ, दैट इज कॉल योर एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स किसको बोलते हैं कि जो आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे हो ना, प्रीवियस ईयर में ही आप अपना टैक्स भरते जाओ, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। अब आप बोलोगे प्रीवियस ईयर में ही भरना है, लेकिन कैसे टैक्स भरेंगे सर, हमको कैसे पता चलेगा इस साल की इनकम कितनी होगी, उस पर टैक्स कितना आएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करो, आप है ना पहले अपनी इनकम को एस्टिमेट करो। जैसे प्रीवियस ईयर में है हम अभी,
तो प्रीवियस ईयर में ही आप एक काम करो, अपनी इनकम को एस्टिमेट तो कर ही सकते हो ना कि भाई साहब इस साल हम इतना कमाएंगे, डिपेंड ऑन द लास्ट ईयर के लास्ट ईयर हमने इतना कमाया था, इस साल हम इतना कमाएंगे। तो आप एक काम करो, जैसे गाइस यहां पे ये प्रीवियस ईयर अपना 24-25 है, तो मैं क्या करूंगा, ये प्रीवियस ईयर में ही मैं मेरे को क्या करूंगा, मैं मेरी इनकम को एस्टिमेट कर दूंगा। मुझे पता चला कि भाई साहब मेरी इस साल की एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो है, वो एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर एन एग्जांपल 15 लाख रुपीस होने वाली है। ये मैंने एस्टिमेट किया कि 15 लाख रुपीस है वो मेरी टोटल इनकम होने वाली है। इस साल जो मैं कमाऊंगा वो अप्रोक्स 15 लाख तो कमा लूंगा। ये मैंने एस्टिमेट किया। क्या किया? एस्टिमेट किया। अब एस्टिमेट करने के बाद आपको मैं बताऊं मैं क्या करूंगा, ये एस्टिमेटेड इनकम 15 लाख है, इसमें मुझे पता चला कि मैं पुणे में जो पढ़ाने जाता हूं फेस टू फेस, तो वहां से मुझे प्रोफेशनल फीस मिलती है पढ़ाने की, ठीक है। तो प्रोफेशनल फीस है वो इसमें से 4 लाख रुपया रहेगी। मींस मेरी टोटल इनकम मुझे लगता है एस्टिमेटेड यहां पे 15 लाख रहेगी, और मेरे को इस साल जो मैं पढ़ाने जाऊंगा पुणे में, वहां से प्रोफेशनल फीस मिलेगी वो 4 लाख मिलेगी। और ये प्रोफेशनल फीस जो 4 लाख रहेगी ना, इस पे तो मेरा टीडीएस भी कट जाएगा, और प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस है वो 10% की रेट से काट लेंगे। जैसे मैं विशाल सर के पास पढ़ाने गया तो विशाल सर मुझे 4 लाख देंगे, उसमें से मेरा टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देंगे 10%। तो देखो मैं क्या करता हूं ना, मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर में ही अपनी इनकम का एस्टिमेशन करता हूं, और मैंने एस्टिमेशन किया कि मेरी इस बार एस्टिमेटेड टोटल इनकम है वो 15 लाख होने वाली है, और ये 15 लाख में ये प्रोफेशनल फीस है वो इंक्लूड है। प्रोफेशनल फीस है वो मेरी जो है वो 4 लाख रहेगी। जो प्रोफेशनल फीस है वो 4 लाख रहेगी, और प्रोफेशनल फीस पे जो टीडीएस है वो टीडीएस 10% विशाल सर भर देंगे। अब एक बात समझना, होता क्या है, जब मैंने मेरी एस्टिमेटेड टोटल इनकम कर दी, मुझे पता चला कि मेरी इनकम 15 लाख के करीब होगी। अब मुझे क्या करना है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे टैक्स निकालना है। एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे तो टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम, जो मेरी एस्टिमेटेड टोटल इनकम आई है 15 लाख, उस पे टैक्स निकालो। मान लो मैं 115 बीएससी नहीं ले रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इग्नोर 115 बीएससी, मैं 115 बीएससी से ऑप्ट आउट करने वाला हूं। तो मेरी एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे टैक्स कैसे आएगा, तो मैं क्या करूंगा, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अप टू 2,50,000 तक तो मुझे कुछ भी टैक्स नहीं आएगा। मेरा 2,50,000 से लेके, एंड गाइस 2,50,000 से लेके और 5 लाख तक की इनकम है, उस पे मुझे 5% टैक्स आएगा, और 5% टैक्स का मतलब 12,500 हो गया। उसके बाद मेरा 5 लाख से लेके एंड गाइस मेरे को 10 लाख तक की जो मेरी इनकम है उस पे 20% की रेट से टैक्स आएगा, दैट इज 1 लाख रुपीस हो गया। एंड गाइस 10 लाख से लेके एंड अप टू 15 लाख तक की इनकम है, उस पे मेरा 30% की रेट से टैक्स आएगा। तो मैं बताऊं 5 लाख का 30% कम्स टू द 1.5 लाख रुपया, तो यहां पे आपका 1.5 लाख रुपए का टैक्स आ गया। तो 1.5 लाख प्लस 1,12,500 इट्स कम्स टू द 2,62,500, इतना मेरा टैक्स आएगा करके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, मेरी एस्टिमेटेड इनकम निकाली कि इस साल मैं इतना तो कमा ही लूंगा 15 लाख, उसमें प्रोफेशनल फीस भी है 4 लाख रहेगी अप्रॉक्स, और उस पे टीडीएस 10% कटेगा। अब एक बात समझना, मेरी 15 लाख की एस्टिमेटेड इनकम है, तो उस पे टैक्स कितना आएगा, तो टैक्स निकाला मैंने कैसे, तो देखो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपका 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, एंड 10 लाख के ऊपर 30%। अब मैं क्या करूंगा, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करूंगा। सरचार्ज तो लगेगा नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैंने 4% ऐड कर दिया, तो 4% मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया, तो 10,500 आया। अब 10,500 को आप ऐड करोगे तो 2,73,000 है, इतना मेरा टैक्स आ जाएगा, दैट इज द टैक्स लाइबिलिटी। भाई इतना मेरा टैक्स लाइबिलिटी आएगा ना, तो मैंने क्या किया, मेरा टैक्स लाइबिलिटी आएगा 2,73,000, ये मैंने एस्टिमेट किया है। अब मुझे पता है कि भाई 2,73,000 मेरा टैक्स लाइबिलिटी आएगा, लेकिन इसमें से मेरे को प्रोफेशनल फीस भी तो 4 लाख मिलने वाली है। ये जो प्रोफेशनल फीस 4 लाख मिलने वाली है ऋषभ, ये 4 लाख की प्रोफेशनल फीस पे ऑलरेडी टीडीएस कट जाएगा, क्योंकि मैं पुणे पढ़ाने जाता हूं फेस टू फेस, तो मुझे वहां से प्रोफेशनल फीस मिलती है, और प्रोफेशनल फीस है वो 4 लाख है, और 4 लाख की प्रोफेशनल फीस पे ऑलरेडी जो टीडीएस है वो 10% की रेट से कट जाएगा।
तो टीडीएस 10% की रेट से कटेगा, इसका मतलब यह हुआ कि भाई मेरा ऑलरेडी टीडीएस गवर्नमेंट को जमा हो चुका है 40,000। ये तो विशाल सर ही करा लेंगे ना, क्योंकि विशाल सर मुझे पेमेंट करेंगे पुणे में पढ़ाने का, तो मुझे 4 लाख का पेमेंट करेंगे, तो इस पे 40% 10% 40,000 है टैक्स है, वो गवर्नमेंट को ऑलरेडी मेरे भी आप पे जमा हो जाएगा, मेरे भी आप पे जमा हो जाएगा। तो अब बेटा मुझे कितना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो -40,000, तो मुझे 2,33,000 है, इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे हम एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, इसको बोलेंगे हम एडवांस टैक्स लाइबिलिटी करके, ठीक है। तो देखिए वापस से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस में टैक्स भर दो, पहले ही टैक्स भर दो। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा, एडवांस टैक्स को हिंदी में तो बोलते हैं अग्रिम कर, आपने सुना होगा अग्रिम कर या एडवांस टैक्स। आप बहुत बार ऐसा सुनते होंगे कि अक्षय कुमार ने सबसे ज्यादा एडवांस टैक्स भरा है इस बार, या आप ऐसे सुनते होंगे कि इस बार शाहरुख खान ने बहुत ज्यादा एडवांस टैक्स भरा है। तो एडवांस टैक्स का मतलब होता है अग्रिम कर, दैट इज एडवांस टैक्स। अब एक बात समझना, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालने का, तो पहले आप एक काम करो, आपकी एस्टिमेटेड इनकम कितनी होने वाली है, 15 लाख। उसमें से आपका जो इनकम जिस पे टीडीएस कट जाएगा वो 4 लाख का है, उस पे टैक्स है वो 40,000, तो गवर्नमेंट को पहले ही जमा हो जाएगा। तो मेरे को भाई मैंने टैक्स निकाला एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे, उसमें से टीडीएस है, टीसीएस है। अगर मान लो मेरा टीसीएस भी कलेक्ट होने वाला है, ये टीसीएस क्या होता है अपन पढ़ेंगे, लास्ट यही वाला टॉपिक चालू किया है, टीडीएस टीसीएस भी आएगा इसमें आगे जाके। तो ये लेस कर दो 40,000, तो मेरे पास एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कितना बचा, 2,33,000। गाइस ये 2,33,000 बचाना, इसको मेरे को 4 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को पे करना है। ये जो 2,33,000 आएगा, इसको मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट को 4 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। और इसमें पहली इंस्टॉलमेंट जो आती है दैट इज द 15th ऑफ जून 2024, मतलब प्रीवियस ईयर की 15 जून पहली इंस्टॉलमेंट आती है। दूसरी इंस्टॉलमेंट आती है दैट इज 15 सितंबर 2024। तीसरी इंस्टॉलमेंट आती है 15 दिसंबर 2024 एंड चौथी इंस्टॉलमेंट आएगी 15 मार्च 2025। तो देखो इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आएगी, पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को आएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को आएगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को आएगी एंड चौथी इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को आएगी। सो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, कितना एडवांस टैक्स भरना है। पहली इंस्टॉलमेंट में जितना मेरा एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आया उसका 15% भर दो। दूसरी इंस्टॉलमेंट में मुझे 45% तक भरना पड़ेगा, 45% तक। तीसरी इंस्टॉलमेंट में मुझे 75% तक भरना पड़ेगा एंड चौथी इंस्टॉलमेंट में मुझे 100% तक का जो एडवांस टैक्स है वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सो गाइज यहां पे एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 2,33,000 आया। पहली इंस्टॉलमेंट में मुझे 15% तक का एडवांस टैक्स पे करना है। तो एक बात बताओ, 2,33,000 का 15% कितना आता है बताओ ना मुझे। तो मैं पहली इंस्टॉलमेंट में 34,950 का एडवांस टैक्स भरूंगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट में क्या करना है, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट में 2,33,000 मल्टीप्लाई बाय 45%, तो कितना आता है 1,04,850 आया। लेकिन इसमें से आप ऑलरेडी इतना तो भर चुके होंगे 34,950, तो माइनस कर दो 34,950, तो बचेगा कितना, दैट इज द 69,900 मुझे दूसरी इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तीसरी इंस्टॉलमेंट जो 15 दिसंबर को आएगी तब मुझे 75% तक टैक्स भरना है। तो 75% मतलब 2,33,000 का 75% करिए, दैट इज 1,74,000। इसका आप 75% करिए, तो 75% जो आपका आता है दैट इज आपका 1,74,750 आएगा। इसमें से आपने ऑलरेडी ये 2 इंस्टॉलमेंट में भर दिया, वो लेस कर दीजिए। तो 2 इंस्टॉलमेंट में आपने कितना भरा, एक तो 34,950 भरा और दूसरा 69,900 भरा, तो बचा कितना 69,000 और 900 बचा, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट में भर दो। अब चौथी इंस्टॉलमेंट में आपको 100% तक भरना है, तो 2,33,000 रुपया आपका टैक्स था, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। इसमें से आपने 34,950 पहली इंस्टॉलमेंट में भरा, 69,900 दूसरी इंस्टॉलमेंट में भरा एंड 69,900 तीसरी इंस्टॉलमेंट में भरा, तो 58,000 एंड गाइस 250 है, 58,000 एंड 250 है, वो आप एक काम करो लास्ट इंस्टॉलमेंट में भर दो।
तो मैं आपको बताऊं, देखो एडवांस टैक्स कंसेप्ट है क्या। एडवांस टैक्स का मतलब होता है टैक्स आपको एडवांस में भरना है, आपको एडवांस में टैक्स भरना है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे इनकम कमा रहे हो ना होले होले, वैसे वैसे टैक्स भी भरते जाओ। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा प्रीवियस ईयर में कितना इनकम कमाएंगे, एस्टिमेट करो ना, आप एस्टिमेट करो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एस्टिमेट है वो चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो आपको एस्टिमेट है तो चलेगा। एक बात बताओ, मैंने आपको बोला 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स भरना है, और आपको क्या करना है, सबसे पहले एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाल दो, उसमें से आप टैक्स निकाल दो, उस पे जितना टीडीएस टीसीएस ऑलरेडी गवर्नमेंट को चला जाएगा, कोई ना कोई आपके बिहाफ पे भर देगा, वो लेस कर दो, जो बचेगा उतना आप एडवांस टैक्स भर दीजिए 4 इंस्टॉलमेंट में। 4 इंस्टॉलमेंट में आपको ये एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी, पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 15 जून, दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, तीसरी इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर, चौथी इंस्टॉलमेंट 15 मार्च। और परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है, पहली इंस्टॉलमेंट में 15%, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 45%, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 75% एंड चौथी इंस्टॉलमेंट में 100% आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। अब कोई बोल रहा है कि अगर मान लो नहीं भरा तो क्या होगा। एडवांस टैक्स भरने का मतलब होता है कि एडवांस टैक्स भरना मतलब इतना टैक्स गवर्नमेंट को अभी आप प्रीवियस ईयर में ही भर दो, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करते टाइम भरने की जरूरत नहीं है। मींस आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर में ही भर दो, तो जिससे कि आपको रिटर्न फाइल करते टाइम है ये एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये एडवांस टैक्स किसको भरना है पता है, हर एसएससी को भरना है जिसका ये एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है ना, ये वाला एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाला, उस पर टैक्स निकाला, माइनस टीडीएस टीसीएस लेस कर दिया, ये अगर तुम्हारा 10,000 रुपया या उससे ज्यादा आता है, अगर आपका 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा है, मतलब आपका जो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है ना, वो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी अगर आपका 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। मींस एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आपका 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन गाइस इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है पता है तुमको, कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब दादाजी है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब जिसका एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है, एंड अगर उसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, पीजीबीपी का इनकम नहीं है, तो उसको जो है ना वो एडवांस टैक्स नहीं भरना। देखो मैंने क्या बोला, वापस से समझने की कोशिश करना। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस टैक्स किसको भरना है, एडवांस टैक्स हर एसएससी को भरना है जिसका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है वो 10,000 रुपया या उससे ज्यादा आ जाता है। लेकिन गाइस एडवांस टैक्स सीनियर सिटीजन को नहीं लगेगा, अगर उसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स नहीं भरना। आपको पता है, आपने वो हाफ सीए करके मूवी देखी या नहीं देखी, वेब सीरीज थी एक, पता है तुमको हाफ सीए करके, और हाफ सीए करके जो वेब सीरीज का पहला पार्ट था, पहला सीजन था, सीजन 2 आने वाला है अभी, पहला सीजन था, उसमें आपको पता है एक वो दादाजी जाते हैं उस आर्टिकल के पास में, और वो दादाजी जाके और वो आप आर्टिकल को जाके बोलते हैं, एक सीए रहता है, जो कौन से भैया थे वो, भैया करके उनका नाम रहता है, वो भैया जो है वो सीए कर रहे थे, और उनके जाके पास जाके वो दादाजी बोलते हैं कि दादाजी जाके उसको बोलते हैं कि देख यार मेरे को नोटिस आया है, और मेरे को नोटिस आया है और मेरे को बोल रहे हैं टैक्स भरना है एंड ऑल, और फिर वो उनको समझाता है, अरे वो नोटिस देख के बोलता है कि आप तो सीनियर सिटीजन हो, आपको तो एडवांस टैक्स भरना ही नहीं था, आपको जो है वो तो आपको तो एडवांस टैक्स भरना ही नहीं था, और वो जो है वो जाके फिर उनको रिजॉल्व करा देता है इशू। याद आया भैया, नीरज भैया, हाँ, तो वो नीरज भैया के पास में वो दादाजी आते एक, और वो दादाजी आके उसको एक नोटिस बताते हैं कि देखो ना मेरे को ये नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। फिर वो नीरज भैया बोलते हैं अरे आप तो सीनियर सिटीजन हो, आपको तो अग्रिम कर भरना ही नहीं है, आपको तो एडवांस टैक्स भरना ही नहीं है करके, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में सीनियर सिटीजन जिसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है उसको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? नहीं, आज उसका एपिसोड वापस देखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ध्यान रखिए कि सीनियर सिटीजन जिसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है उसका एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब आप बोलोगे ज्यादा पे किया तो क्या होगा, आपको रिफंड मिल जाएगा ना, अपन पढ़ेंगे ये सब चीजें, अभी अपन पढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे वैसे स्लोली स्लोली जो है वो आप क्या करिए, एब्जॉर्ब करते जाइए करके, ठीक है। चलिए तो आप स्लोली स्लोली जो है वो आप एब्जॉर्ब करते जाइए, सब चीजें आपको समझ में, इट एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल यार, एवरीथिंग आई विल गिव यू विद द लॉजिक कि भाई इसमें ऐसा होता है, ये होता है, क्यों होता है, क्या होता है, सब बताएंगे करके, ठीक है। हाँ
हाफ सीए वाले नीरज भैया का एक वीडियो भी है जो उन्होंने बीबी वर्चुअल के लिए बनाया था, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, नीरज भैया ने एक वीडियो हमारे बीबी वर्चुअल के लिए भी बनाया था। वी हैड टाई अप विद द, उनके साथ में ऐसा टाई अप किया था हमने कि वी विल पोस्ट देयर वन वीडियो, नीरज भैया वाला। चलो, अब आप एक काम करो, एडवांस टैक्स पे करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो कुछ नहीं है, बेनिफिट तो कुछ नहीं है, नहीं करोगे तो क्या होगा वो पूछो। जब आप नहीं करोगे तो क्या होगा वो पूछो। किसी ने बोला यहां 87A का रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि 15 लाख इनकम है रे खजूर, कैसे मिलेगा? 15 लाख की इनकम है ना। चलिए, अब आप एक काम करो, जैसे जैसे मैं लिखवाता हूं वैसा लिखते जाइए। आज मैं बोलूंगा, मैं यहां लिखूंगा नहीं, तो चुपचाप लिख लेना करके, ठीक है। अगर किसी ने ये बोला रिपीट करो करके, ठीक है, तो मैं सच्ची मैं तुमको दिवाली के पटाखे की तरफ फोड़ दूंगा तुमको, ठीक है। ऐसे वो सुतली बम होता है ना, सुतली बम, उसकी तरफ फोड़ दूंगा, ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ भी मत करना, लिखिए जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखिए। एडवांस टैक्स आपने हेडिंग दे दिया, अब आप लिखिए जैसा मैं बोलता हूं, लिखिए। एडवांस टैक्स मीन्स, एडवांस टैक्स मीन्स tax paid in previous year itself. Advance tax means tax paid in previous year itself. Advance tax means tax paid in previous year itself. Full stop. Advance tax is applicable to all assessee. Advance tax is applicable to all assessee. Advance tax is applicable to all assessee if advance tax liability is 10,000 rupees or more. Advance tax is applicable to all assessee if advance tax liability, if advance tax liability is 10,000 rupees or more. If advance tax liability is 10,000 rupees or more. उसके नीचे लिखिए एक्सेप्शन, उसके नीचे लिखिए एक एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में लिखिए सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम is not required to pay advance tax. Senior citizen not having PGBP income is not required to pay advance tax. Senior citizen not having PGBP income is not required to pay advance tax. Senior citizen not having PGBP income is not required to pay advance tax. एक लाइन छोड़ के लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, एक लाइन छोड़ के लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी के बाद लिखिए एस्टिमेटेड टोटल इनकम, पहले आप एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालिए ऑफ असेसी, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ असेसी, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ असेसी। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम। तो जो भी आपका एस्टिमेटेड टोटल इनकम आएगा उस पर टैक्स निकाल दो, उसमें से लेस कर दीजिए, उसमें से लेस कर दीजिए टीडीएस डिडक्टेड और टीसीएस कलेक्टेड, टीडीएस डिडक्टेड और टीसीएस कलेक्टेड। अगर आपका कुछ कटा है तो लेस कर दो और उसमें से लेस करो एएमटी क्रेडिट। अगर कोई एएमटी क्रेडिट पड़ा है, जैसे कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था एएमटी, तो अगर आपका एएमटी क्रेडिट पड़ा है तो उसको आप लेस कर दो, तो जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। ये आपका आ गया एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। और एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो आता है इसको आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो यहीं पे आप ऐसा एरो बनाइए और एरो बना के
आप ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट यहीं पे लिख लीजिए, 4 एरो बनाइए और यहीं पे आप 4 इंस्टॉलमेंट लिख लीजिए। कोई बोलता है एडवांस टैक्स भरने का फायदा क्या होगा? फायदा निर्मला सीतारमण जी को होगा, पैसा जल्दी मिलेगा। तुमको क्या फायदा है? तुमको नुकसान होगा अगर नहीं भरोगे तो। क्या नुकसान होगा वो अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी, तो पहली इंस्टॉलमेंट आती है आपकी 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, दूसरी आती है 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, तीसरी आती है 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर एंड चौथी आती है 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। सो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, कितना कितना एडवांस टैक्स भरना है? तो बाबू पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, तो पहली इंस्टॉलमेंट में भरना है अप टू 15% तक, दूसरी इंस्टॉलमेंट में भरना है अप टू 45% तक, तीसरी इंस्टॉलमेंट में अप टू 75% तक और चौथी इंस्टॉलमेंट में अप टू 100% तक। लेकिन गाइस इसमें ना जो लोग जो है ना 44 एडी और एडीए ले लेते हैं, आपको पता है पीजीबीपी में हमने पढ़ा था 44 एडी और एडीए, तो 44 एडी और एडीए जो होते हैं ना वो 8%, 6% और एडीए वाले 44 एडी एंड एडीए अगर वो लेते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन, तो उनके लिए एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी, दैट इज 15 मार्च, और वो 15 मार्च को पूरा 100% भरना है। उनके लिए ये 3 इंस्टॉलमेंट नहीं आती। किसके लिए? जो 44 एडी या 44 एडीए लेता है। तो अगर कोई एसएससी प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन के हिसाब से पीजीबीपी का इनकम बताता है तो उसके लिए बाबू यहां पे ये 3 इंस्टॉलमेंट नहीं आती है, फिर वो एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी 15 मार्च 2025 को एंड उसमें पूरा 100% एक साथ में एडवांस टैक्स भरना है। उसके लिए एक ही इंस्टॉलमेंट में, जिसके लिए 44 एडी या एडीए लगता है। तो इसके नीचे लिखो नोट्स, इसके लिए नीचे लिखो नोट, और नोट्स में नोट नंबर 1 लिखो। If assessee opt for section 44 AD and 44 ADA, if assessee opt for section 44 AD और 44 ADA, ब्रैकेट में लिख लो प्रिजम्पटिव पीजीबीपी, ब्रैकेट में लिखो प्रिजम्पटिव पीजीबीपी, ब्रैकेट क्लोज, then the due date is 15 March of previous year, then the due date is 15 March of previous year and bracket में लिखो 100% advance tax in one installment, 100% advance tax in one installment, 100% advance tax in one installment। एंड गाइस नोट नंबर 2 लिखिए। देखो एडवांस टैक्स पे करने की लास्ट डेट है ना वो तो 15 मार्च है, लेकिन गाइस आप 31 मार्च और प्रीवियस ईयर तक जो भी भरोगे वो सब एडवांस टैक्स ही है। देखो लास्ट डेट तो 15 मार्च है, लेकिन आप 31 मार्च तक जो भी भरोगे प्रीवियस ईयर के एंड तक वो सब तुम्हारा एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। ऐसा क्यों? लेकिन आप बोलोगे तो फिर सब लोग 31 मार्च तक ही भरेंगे, बट नहीं, कुछ ब्याज लगेंगे अगर लेट भरोगे तो, वो मैं आपको सिखाऊंगा आज ही। तो चलिए आप लिखिए लास्ट नोट, लिखिए लास्ट डेट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट, लास्ट डेट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट, लास्ट डेट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट इज 15th मार्च, लास्ट डेट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट इज 15 मार्च, but whatever tax paid till 31st March of previous year, but whatever tax paid till 31st March of previous year is treated as advance tax, is treated as advance tax। तो मैंने क्या बोला? लास्ट डेट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट इज 15th of March, but whatever tax paid till 31st March of previous year is treated as advance tax
वॉट एवर टैक्स पेड टिल 31st मार्च और प्रीवियस ईयर इज ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। चलिए अब एक बात समझना, आ जाइए आप अपनी बुक में, और आपकी बुक में पेज नंबर, आपकी बुक में आ जाइए सब लोग, और आपकी बुक में पेज नंबर 172 पे क्वेश्चन नंबर 22। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 172 पे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 172। वाओ, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 172। वाओ, एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22, ये मॉक टेस्ट पेपर में आया था क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में भी 4 मार्क का आया था। ये देखिए क्या दे रखा है, आपसे बोला है डिटरमाइन द एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर दीपक विद देयर ड्यू डेट फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। आपको दीपक को बताना है कि दीपक को एडवांस टैक्स कितना भरना है और उसकी ड्यू डेट क्या है वो बतानी है। अब आपने निकाला उसका एस्टिमेटेड टैक्स पेबल, उसका 5,50,000 आ रहा है, लेकिन गाइस उसका टीडीएस है वो डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड। टीडीएस कटना था बट आगे वाले ने काटा ही नहीं। भैया टीडीएस काटा ही नहीं तो ये तो गवर्नमेंट को जमा हुआ ही नहीं होगा, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा ना। एक बात बताओ, विशाल सर मेरा टीडीएस काटने वाले थे बट उन्होंने काटा ही नहीं, तो उन्होंने काटा नहीं तो उन्होंने काटा ही नहीं तो गवर्नमेंट को जाएगा ही नहीं ना, तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, तो ये आप लेस नहीं कर सकते। लेकिन टीसीएस कलेक्टेड, इतना टीसीएस आपका किसी ने कलेक्ट कर लिया तो इतना गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो मुझे बताइए आप क्या करोगे, 5,50,000 में से 20,000 का आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया, वो लेस कर दो, जो बचेगा दैट इज द 5,30,000, और 5,30,000 पे 4 इंस्टॉलमेंट में आप एडवांस टैक्स भर दो। पहली इंस्टॉलमेंट 15%, दूसरी इंस्टॉलमेंट 45%, तीसरी इंस्टॉलमेंट 75%, चौथी इंस्टॉलमेंट 100%। देख लीजिए एक बार अपना इसका आंसर देख लीजिए, एक बार आप लोग एक बार इसका आंसर देख लीजिए फटाफट। देख लीजिए आंसर आप लोग, आंसर देख लीजिए एक बार आप। टीडीएस टीसीएस में क्या डिफरेंस है, ये टॉपिक बाकी है श्रितिश, मैं बताऊंगा आपको। तो टैक्स ना भरेगा तो एडवांस टैक्स नहीं भरेगा तो क्या होगा अभी बताऊंगा, वो भी आएगा, ठीक है। हाँ यस पीपल, मैं टैक्स की चोरी करेगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, चोरी करके तुम दिलों की चोरी कर देते, अब टैक्स की चोरी करने पे पहुंच गए। देखो ना इनकी हरकतें तो देखो हलकट लोगों की, ये टैक्स की चोरी करेंगे। सर कब तक पढ़ाओगे, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो करना है कर ले जा। बोलता है कब तक पढ़ाओगे, कब तक पढ़ाओगे भाई। ओम भाई अब है ना, बहुत सारे खजूर ये बोल रहे हैं कि सर हमने एडवांस टैक्स अगर पूरा नहीं भरा तो क्या होगा, सर हमने एस्टिमेशन सही की नहीं किया तो क्या होगा, तो बहुत सारे तुम्हारे ऐसे ऐसे डाउट आ रहे हैं करके, ठीक है।
तो बहुत सारे ऐसे ऐसे, बाद में इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, हमारी इनकम कम हो गई तो क्या होगा। तो अब मैं आपको जो है वो मैं ब्याज पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ब्याज पढ़ाऊंगा करके, ठीक है। ब्याज, ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो एक काम करो, आपने जो लिखा उसके बाद एक लाइन छोड़ के हेडिंग दे दो, मैं आपको कुछ आज ब्याज पढ़ाने वाला हूं, दैट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, कॉमा 234B एंड 234C। आप बोलोगे क्या है, समझेगा? हाँ रुक बेटा, हाँ रुक बेटा। चलिए, ये सैलरी एम्प्लॉय पे भी होता है क्या? अभी देखना, सैलरी एम्प्लॉय का तो टीडीएस कट जाता है ना, सैलरी एम्प्लॉय का तो टीडीएस कट जाता है ना। ये डेट याद रखनी है, बिल्कुल रखनी है। 4 डेट याद नहीं रहेगी, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 3 महीने छोड़ते जाओ। जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च, 15 तारीख की तो याद रखनी है, ठीक है। चलो, हाँ जी, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C। अपन ये इंटरेस्ट सीखेंगे, ब्याज सीखेंगे। ब्याज बोलता है प्याज, अरे भाई प्याज नहीं रे, ब्याज। सलमान भाई हो गया तुम भी। चलो इधर देखो, तुम सलमान भाई हो तो मैं तुम्हारा लॉरेंस बिश्नोई हूं करके, ठीक है। भाई साहब क्या क्या बोल रहे हो सर। चलो, आप एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन लिखने के बाद में जो है वो अपन, मैं आपको ये सिखाऊंगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, आपकी सब क्लैरिटी आएगी। आप जो सोच रहे हो ना कि ज्यादा भर दिया तो क्या होगा, कम भर दिया तो क्या होगा, नहीं भरा तो क्या होगा, डेफर कर दिया तो क्या होगा, एक इंस्टॉलमेंट नहीं भरा दूसरे में एक साथ भर दिया तो क्या होगा, तीसरे में भर दिया तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं भरा तो क्या होगा, सब मैं आपको सिखा दूंगा करके, ठीक है। चलिए आ जाइए सब लोग। सलमान भाई तुम किसकी गैंग में हो? चलिए आ जाइए, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं सब चीजें। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए। हेडिंग तो दे दिया, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, साथ साथ में आपको लिखना है, मैं भी लिखूंगा, ठीक है। लिखो, मिस्टर बीबी, मिस्टर बीबी इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, मिस्टर बीबी इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 35 years। Mr. BB is a resident individual, age 35 year, having total income of rupees 12 lakh, having total income of rupees 12 lakh for previous year 24-25, assessment year 25-26, previous year 25-26, assessment year प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। सर आपकी रियल में क्या एज है? 34 ईयर, 35 का अभी मैं होऊंगा दिसंबर में। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, तो टोटल इनकम मेरी जो है, अब ये टोटल इनकम फाइनल में इस साल की टोटल इनकम 12 लाख है, प्रीवियस ईयर 24-25 की 12 लाख है। अब एक बात समझना, मेरा टीडीएस ऑलरेडी कटा है, मेरा कटा है टीडीएस डिडक्टेड ऑफ रुपीज 20,000 मेरा कटा है इस साल में टीडीएस। अब एक बात समझना, मैंने एडवांस टैक्स भी भरा है, मैंने एडवांस टैक्स भरा है। अब मैंने एडवांस टैक्स कौन कौन सी डेट को भरा है तो समझना, पहला 12 जून 2024 को भरा है 25,000 का, उसके बाद 15 सितंबर 2024 को भरा है 30,000 का, उसके बाद 15 दिसंबर 2024 को भरा है 10,000 का, एंड गाइस 15 मार्च 2025 को भरा है 10,000 का, एंड गाइस 31 मार्च 2025 को भरा है 5,000 का। तो टोटल मैंने एडवांस टैक्स जो भरा है वो 80,000 का भरा है, 80,000 का भरा है, टोटल एडवांस टैक्स 80,000 का भरा है, ठीक है। अब एक बात समझना, आगे लिखिए, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2025 है मेरी। ही एक्चुअली फाइल द रिटर्न
ऑन 10 of October 2025. He actually filed the return on 10th October 2025 and paid taxes, interest and fees. जो भी टैक्स आता है, इंटरेस्ट आता है, फीस आता है, ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब जिस दिन मैंने रिटर्न फाइल किया उस दिन मैंने बाकी जो टैक्स आता था बचा हुआ वो सब भर दिया मैंने, ठीक है। आपसे पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C एंड लिखिए अज्यूम ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम सेक्शन 115 BAC। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सब सिखा दूंगा मैं आपको। चलिए अभी भाई, नमन भाई, चलो डन। मैं छोटा, मेरी दाढ़ी वाइट आ गई और बोलते हो तुम छोटे हो। अब यार वाइट आ गई है दाढ़ी भी, बाल भी वाइट आ गए, क्या बोले अब। हाँ जी, चलिए एक काम करते हैं, इसको एक बार मैं क्वेश्चन को वापस से रीड कर रहा हूं और रीड करने के बाद मैं आपको बताता हूं मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है मिस्टर बीबी इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज 35 इयर्स का है। मेरी टोटल इनकम इस साल की 12 लाख हुई, पूरे साल के एंड में पता चला 12 लाख हुई, ठीक है। मेरा टीडीएस कटा हुआ है 20,000, मैंने इतना इस साल एडवांस टैक्स भी भर दिया है। मेरे रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ये थी, मैंने रिटर्न फाइल इस डेट को किया है और जो भी टैक्स इंटरेस्ट फीस बचता था वो सब पे कर दिया गवर्नमेंट को। आपको 234 एबीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और मैंने 115 बीएसी से ऑप्ट आउट कर दिया है। चलो अब अपन एक काम करते हैं, पहले हम इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं कि इसका टैक्स आएगा कितना। एक बात बताओ, अब अपन टैक्स निकाल रहे हैं रिटर्न फाइल करते टाइम। देखो पहले मैंने आपको सिखाया कि आप एस्टिमेटेड इनकम निकालो और एस्टिमेटेड इनकम पे ऐसे आप इनकम एडवांस टैक्स भर दो। अब आपको एस्टिमेटेड इनकम निकाला, एस्टिमेटेड इनकम में से टीडीएस टीसीएस लेस कर दो, जो बचेगा उस पे आप टैक्स भर दो, एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि अब आपके रिटर्न फाइल करते टाइम क्या होगा। ये जो अब अपन बात कर रहे हैं वो रिटर्न फाइल करते टाइम की है कि आपका प्रीवियस ईयर पूरा हो चुका है, आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो और रिटर्न फाइल करते टाइम असेसमेंट ईयर में क्या होगा ये वहां पे बात हो रही है। तो चलिए अब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी आप ही कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो मुझे बताइए आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। तो सबसे पहले आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम है 12 लाख, तो 12 लाख इज योर इनकम। सो ऑन द 12 लाख स्लैब रेट से कैलकुलेट कर दीजिए ना। तो 12 लाख पे आप स्लैब रेट से कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अप टू 2,50,000 आयुष के डैश पे डैश करके, ठीक है। उसके बाद 2,50,000 से लेके एंड अप टू 5 लाख तक आप ले लीजिए 5%, दैट इज 12,500। उसके बाद आपका 5 लाख से लेके एंड गाइस 10 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे आपका 20%, दैट्स कम्स टू द 1 लाख रुपीस। एंड गाइस आपका 10 लाख से लेके एंड 12 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे आपका 30%, इट्स कम्स टू द 60,000 रुपीज। तो बेटा यहां टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 1,72,500। अब मुझे बताइए यहां पे क्या सरचार्ज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो आएगा, आंसर इज यस, बिल्कुल आएगा। तो ऐड करिए, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। So health and education cess at the rate 4%. So 1,72,500 multiply by 4%, it comes to the 6,900. अब एक बात बताइए, आपका
टोटल हो गया 1,79,400 इतना टैक्स आ रहा है रिटर्न फाइल करते टाइम। लेकिन गाइस आपको पता है जो आपका टीडीएस कट चुका होगा, जितना आपने एडवांस टैक्स भर दिया होगा, वो सब लेस हो जाएगा, क्योंकि उतना टैक्स तो आप गवर्नमेंट को ऑलरेडी पहले जमा करा चुके हो ना भाई। एक बात बताओ, आपका जो कटा है 20,000, ये तो गवर्नमेंट को जा चुका है। आपको पता है एक बार मैंने टीडीएस बताया था तो आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर डबल डबल टैक्स लगेगा, कि पहला हमारा टैक्स कटेगा फिर हमको वापस टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं, जब आप वापस टैक्स भरने की बारी आएगी ना, तब आप क्या करोगे, इस टैक्स में से जितना तुम्हारा कटा है उसका क्रेडिट ले लोगे ना। तो इसमें से लेस होगा, इसमें से क्या लेस होगा, पहले तो मेरा टीडीएस लेस होगा। तो मेरा जो टीडीएस है बाबू, वो टीडीएस मेरा 20,000 कट चुका है तो वो लेस कर दो, तो कितना बचेगा, 1,59,400 बचेगा। अब मैंने एडवांस टैक्स भी तो भरा है भाई, ये प्रीवियस ईयर में मैंने एडवांस टैक्स भी तो इतना सारा भरा है हर इंस्टॉलमेंट में। इसका क्या होगा, ये भी लेस होगा, ये भी लेस करो करके, ठीक है, कि तुमने एडवांस टैक्स ऑलरेडी कितना भर दिया है, तो लेस करेंगे अपन एडवांस टैक्स पेड। भाई जितना एडवांस टैक्स तुमने 80,000 भर दिया है तो गवर्नमेंट वापस थोड़ी मांगेगी, और आपका ऑलरेडी जमा हो चुका है उतना उनके पास में। तो अब बैलेंस कितना बचा, तो माइनस आप करेंगे, दैट इज आपका, तो बैलेंस बचा 79,400। इतना टैक्स अब आपको भरना पड़ेगा। देखो आप समझ रहे हो ना चीजों को, हो क्या रहा है कि अब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, और रिटर्न फाइल करते टाइम आपको पता चला कि तुम्हारी इनकम तो 12 लाख है, और 12 लाख पे आपने टैक्स निकाला, और टैक्स निकाला तो टैक्स आया तुम्हारा 179,400। और ये जो टैक्स आया, इस टैक्स में से ऑलरेडी हमारा टीडीएस कट चुका है पहले 20,000 का, वो लेस कर दो। मैंने एडवांस टैक्स भी भर दिया था 80,000 का, वो भी लेस करो। अब जितना बचेगा उतना आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, अब जितना बचेगा उतना आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। लेकिन बाबू इसके साथ साथ है ना, आपको ब्याज भी लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं ब्याज किस किस चीजें का लगेगा, क्या क्या आपने जुर्म किया उसका ब्याज लगेगा। तो मैं बताऊं, ये जो टैक्स आता है ना, इसमें फिर अपन यहां पे ऐड करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए का ब्याज, 234 बी का ब्याज एंड 234 सी का ब्याज। और एक तुमने रिटर्न अगर लेट फाइल किया तो उसका फीस लगता है 234 एफ का। ये क्या है, कैसे है, सब अपन पढ़ेंगे। और इतना जब टोटल करेंगे ना, तो इसको बोला जाएगा आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स या नेट टैक्स पेबल। तो ये आपका जो आएगा नेट टैक्स पेबल, इसको नेट टैक्स पेबल बोलेंगे, कि इतना नेट अब आपको भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को लास्ट में। तो देखो आपके दिमाग में चीजें जा रही है ना, हो क्या रहा है कि देखो, जब मैं रिटर्न फाइल करने गया तब पता चला मेरी इनकम 12 लाख है, 12 लाख है। अब इसमें मेरा टीडीएस भी 20,000 कट चुका है, मैंने ये एडवांस टैक्स भी भर दिया है। तो अब मैं रिटर्न फाइल करते टाइम अपना जो हिसाब किताब दूंगा, तो रिटर्न फाइल करते टाइम मैं क्या करूंगा कि मेरा टैक्स है वो इतना आता है, इसमें से मेरा टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है 20,000, इसमें मेरा एडवांस टैक्स मैंने ऑलरेडी भर दिया है, तो अब इतना टैक्स भरना आता है, ये मुझे भरना पड़ेगा रिटर्न फाइल करते टाइम। लेकिन उसमें कुछ ब्याज भी जोड़ने पड़ेंगे, और वो ब्याज होते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी। लेकिन सर ये 234 एबीसी के इंटरेस्ट क्या है, ब्याज क्या है, ये मैं आपको एक एक नोट में सिखाऊंगा। नोट नंबर 1, उसके बाद नोट नंबर 2 एंड उसके बाद आपका नोट नंबर 3 है, उसमें मैं एक एक आपको ब्याज सिखाऊंगा कि 234 ए क्या होता है, 234 बी क्या होता है, 234 सी क्या होता है, वो मैं सब चीजें आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आपका इतना कॉपी हो गया क्या, ये तो कॉपी किया ना आपने, इतना कॉपी करके हो गया आपका, बस इतना कॉपी करके आप रुक जाइए फिर। ये बोलता है अब आपकी उम्र हो गई है करके, ठीक है भाई साहब। अरे ऊपर वाला ही कॉपी नहीं किया था क्या, क्वेश्चन तो किया ही था, ये कर लो ना अब। हाँ इतना कॉपी करो, इतना कॉपी करो। उम्र हो गई है, तुम बुजुर्ग आदमी को ये बोल रहे हो ना, पाप तो लगेगा। बीवी तो बहुत बुरी मिलेगी तुझे, देखना, बहुत बुरी बीवी मिलेगी, रोज झगड़ा करेगी, देखना रोज झगड़ा करेगी तुझे, रोज मारेगी पीटेगी तुझे हाथ बांध के तेरे। चलो डन।
चलो डन। अब आप रुक जाइए, अब आप कुछ मत करिए। चलिए अब आप कुछ मत करिए और आ जाइए सब लोग आपकी बुक में। अब आप कुछ मत करिए, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 1 जो है दैट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A का इंटरेस्ट। और एक बात बताऊं, ये 234A का इंटरेस्ट ब्याज किस चीज का लगता है समझना। आप लोग इधर ध्यान दीजिए। अब आप लिखिए मत, कुछ भी लिखिए भी मत, बुक भी बंद कर दीजिए, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A किस लिए लगता है? दैट इज इंटरेस्ट फॉर लेट रिटर्न फाइलिंग। अगर आपने इंटरेस्ट फॉर लेट रिटर्न फाइलिंग मतलब आपने अगर रिटर्न लेट फाइल किया तो यह ब्याज लगेगा 234A का। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज अ इंटरेस्ट फॉर लेट रिटर्न फाइलिंग। अगर आपने अपना जो रिटर्न है इनकम टैक्स रिटर्न वो लेट फाइल किया ना तो ये इंटरेस्ट लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, ये इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि हम रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं। लेट का मतलब क्या हुआ? अपने क्वेश्चन में जाके आप देखो, आपके रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट मैंने बताया था 31 जुलाई 2025 है, लेकिन बहुत सारे बेशरम लोग होते हैं वो बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, लेट फाइल करते हैं। आप बोलोगे लेट फाइल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कितना लेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो अपन रिटर्न फाइल में पढ़ेंगे। बट इसने फाइल किया 10 अक्टूबर 2025 को, तो रिटर्न लेट फाइल किया ना। आपको रिटर्न फाइल करना था 31 जुलाई 2025 से पहले पहले करना था, और आपने रिटर्न 10 अक्टूबर 2025 को मतलब लेट रिटर्न फाइल किया, तो इसमें आपको ब्याज लगेगा 234A का। अब ये 234A का ब्याज किस पे लगेगा? तो देखो, ये 234A का जो ब्याज है, आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए क्योंकि 234A का जो ब्याज है वो किस पे लगेगा? तो 234A का ब्याज लगेगा दैट इज टैक्स पेबल एज पर रिटर्न। मतलब रिटर्न के टाइम पे आपका टैक्स पेबल कितना आ रहा है? टैक्स पेबल एज पर द रिटर्न इनकम, मतलब रिटर्न में जो इनकम बताई है उसके हिसाब से आपका टैक्स कितना पे करना आ रहा है। बट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। तो भाई आपका TDS, TCS, एडवांस टैक्स वगैरह सब लेने के बाद आप बताइए आपका टैक्स पेबल कितना आ रहा है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उस पे यह ब्याज लगेगा। अब एक बात बताओ, अपने क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपका जो टैक्स पेबल आ रहा है 179,400 में से TDS, एडवांस टैक्स वगैरह का क्रेडिट ले लो, तो उसके बाद 79,400 बच रहा है। तो इस वाले अमाउंट पे आपको ये इंटरेस्ट लेना है 234A का। तो 234A का जो इंटरेस्ट लेना है वो किस पे लेना है? 79,400 दैट इज टैक्स पेबल एज पर रिटर्न इनकम। मतलब टैक्स पेबल एज पर जो रिटर्न इनकम है, रिटर्न इनकम के हिसाब से टैक्स कितना आ रहा है, बट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द TDS, TCS, एडवांस टैक्स का क्रेडिट लेने के बाद दैट इज आपके यहां पे 79,400 आ रहा है। तो 79,400 पे ये ब्याज लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ब्याज की रेट क्या होगी, कौन सी रेट से लगेगा ये ब्याज? तो ये जो ब्याज लगेगा, आप लिखिए मत, एक बार आप इधर ध्यान दीजिए, इसकी जो रेट होगी ना गाइस, यहां रेट होती है ब्याज की दैट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से यह ब्याज लगेगा। पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ मतलब किसी महीने में अगर मान लो 30 दिन से कम है तो भी उसको पूरा महीना मान लिया जाएगा। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से लगेगा। लेकिन सर एक बात बताइए, ये कितने पीरियड के लिए ये इंटरेस्ट लगेगा? ये जो ब्याज है ये कितने पीरियड का चिपकेगा ब्याज? तो ये जो ब्याज लगता है ना गाइस, आप एक बात बताओ, आपने क्या जुर्म किया है? आपने जुर्म किया है कि आपने अपना रिटर्न है वो लेट फाइल किया है। आपने जुर्म किया है कि आपने अपना रिटर्न लेट फाइल किया है। तो मैं बताऊं ये ब्याज कब से चालू होना चाहिए? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के अगले दिन से।
क्योंकि मेरा रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है वो 31 जुलाई था एंड बेटा मैंने रिटर्न 10 अक्टूबर को फाइल किया, तो मैंने लेट किया है। तो मैंने लेट किया है, तो ये जो ब्याज है वो कब से चिपकना चालू होगा, ये ब्याज कब से लगना चालू होगा, तो मैं बोलूं ये ब्याज लगेगा फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। भाई जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है उसके अगले दिन से लगना चालू होगा करके, एंड टिल एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, टिल एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। भाई रिटर्न जब आपने फाइल किया तब तक ये इंटरेस्ट लगना चालू होगा। तो देखिए सॉरी, इंटरेस्ट लगना चालू कब से होगा, ड्यू डेट, जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उसके अगले दिन से लगना चालू होगा। और कब तक लगेगा, जब आपने रिटर्न फाइल किया तब तक लगेगा। तो देखो मैंने बोला 79,400 पे लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से, एंड गाइस कितने पीरियड का लगेगा। तो तुम्हारी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है क्वेश्चन में, देखो आप, और आपने फाइल किया है, कब फाइल किया है आपने, 10 अक्टूबर 2025 को फाइल किया है। तो मैं बताऊं ये इंटरेस्ट आपका लगना चालू होगा दैट इज फ्रॉम द 1 अगस्त 2025 से लेके, और आपका कब तक लगेगा, 10 अक्टूबर 2025 तक लगेगा। तो अगर आप मंथ काउंट करोगे तो अक्टूबर मंथ सॉरी अगस्त मंथ पूरा, सितंबर पूरा एंड अक्टूबर का 10 दिन, तो पार्ट ऑफ द मंथ है तो भी आप फुल मंथ ले लीजिए। तो इसका मतलब यहां पे आपको 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, और 3 महीने का आप इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका 2382 करके है, इतना आपका इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 234A का। तो आप समझिए, आप यहां पे एसेंस को समझिए कि ये 234A का इंटरेस्ट लग क्यों रहा है, क्योंकि आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला है आप रिटर्न टाइम पे फाइल करिए ना, 31 जुलाई तक कर लीजिए, आपकी जो ड्यू डेट है तब तक। बट मान लो यहां पे अगर आप लेट रिटर्न फाइल करोगे तो आपको 234A का इंटरेस्ट है वो बैठेगा, ए का इंटरेस्ट चिपकेगा। और ए का इंटरेस्ट किस पे लगता है, जितना आपका टैक्स पेबल आता है एज पर रिटर्न इनकम, बट आफ्टर क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ द टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स सब लेस कर दो, उसके बाद कितना बच रहा है, दैट इज 79,400, इस पे ये इंटरेस्ट लगेगा। रेट क्या रहेगी, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और पीरियड क्या रहेगा, जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट था उसके अगले दिन से, और कब तक लगेगा, जिस दिन आप रिटर्न फाइल करते हो तब तक ये लगेगा। आप एक काम करिए, इसको कॉपी कर दीजिए नोट नंबर 1, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आपका नोट नंबर 1 करिए, ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर अपन पढ़ते हैं नोट नंबर 2। डन पीपल, डन पीपल। इधर पार्ट ऑफ द मंथ को फुल कंसिडर करेंगे यार। ऋषि क्या लिखा है मैंने, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो देखो यहां एक अगस्त महीना पूरा है, सितंबर पूरा है, बट अक्टूबर के तो 10 दिन ही है, तो भी पूरा कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो भी पूरा कंसिडर करेंगे। चलो बोलो डन, डन डना डन डन। अक्टूबर के 10 दिन है तो भी पूरा लेंगे, पूरे महीना लेंगे, क्योंकि पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ बोला है ना, पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी 1%।
एक महीने का 1%, तो 3 महीने का 3% नहीं आना चाहिए, सेम ही तो हुआ भाई। एक बात बताओ, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 लिखो। मैं मर जाता हूं, एक बार मेरे को लगता है कि मैं ना हार्पिक पी लेता हूं, मेरे को ऐसा लगता है इन बच्चों से मैं परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं करके। ठीक है, बोलते हैं 1% पर मंथ, तो 3 महीने का 3% क्यों नहीं लिख रहे? अरे वही होगा ना बाबू, यहां 3% निकाल ले। ठीक है, चलो डन। अब आप एक काम करो, हेडिंग दो 234B, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखो, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B में लिखो इंटरेस्ट फॉर नॉट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आपने 234B हेडिंग दिया, नोट नंबर 2 234B, दैट इज इंटरेस्ट फॉर नॉट पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इंटरेस्ट फॉर नॉट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब आप एक काम करो, पेन डाउन, ऐसे पेन को रखो, पेन डाउन ऐसा रखो, ऐसा पेन को लेके पेन डाउन करके, ठीक है, पेन डाउन, हाँ ऐसा पेन डाउन, ठीक है, माइक डाउन वैसा वाला पेन डाउन। चलो अब एक बात समझना, आप लोग इंटरेस्ट फॉर नॉट पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये क्या है? आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए। एक बात बताओ, इधर ध्यान दो। एक गाइस मुझे एक बात बताओ ना, आप लोगों का जो रिटर्न के हिसाब से टैक्स आ रहा है, वो टैक्स कितना आ रहा है? 1,79,400 आ रहा है, 1,79,400 आ रहा है। इधर ध्यान दीजिए, 1,79,400 आ रहा है, इसमें से टीडीएस आपका 20,000 कटा है, तो मैं बोलूं आपको इतना एडवांस टैक्स भरना था भाई साहब, आपको 1,59,400 का इतना आपको एडवांस टैक्स भरना था, क्योंकि आपका टैक्स आ रहा है 1,79,400, उसमें से टीडीएस काट लिया, चलो टीडीएस लेस कर दिया जो कटा था वो, तो बाबू आपको 1,59,400 का एडवांस टैक्स भरना था, और आपने एडवांस टैक्स सिर्फ 80,000 का भरा है, तो इतना एडवांस टैक्स आपका शॉर्ट पेमेंट हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना, कि भाई साहब आपका रिटर्न के हिसाब से टैक्स इतना आता है, इतना टीडीएस कटा है, चलो कोई बात नहीं, तो इतना एडवांस टैक्स तो भरना था ना, और आपने तो इतना ही एडवांस टैक्स भरा है, तो इतना आपका शॉर्ट पेमेंट है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये तो चिटिंग है, क्योंकि आप एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आप क्या बता रहे थे कि एडवांस टैक्स जो भरना है वो तो एस्टिमेटेड बेसिस पे भरना है, तो सर हमारा एस्टिमेटेड खराब भी तो हो सकता है ना, हमारा एस्टिमेटेड थोड़ा ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना। हमने तो एस्टिमेट किया था कि 80,000 ही टैक्स आएगा, तो 80,000 ही भरा हमने। अब आप रिटर्न फाइल करते टाइम आप बोल रहे हो कि 159,400 भरना था, लेकिन हमने तो एस्टिमेट 80 ही किया था करके, ठीक है, तो सर ऐसा कैसे? क्योंकि हमने को आपने क्या सिखाया आज कि एडवांस टैक्स है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे भरना है, तो हमने जो एस्टिमेटेड किया होगा उसकी इंस्टॉलमेंट निकाली होगी, एस्टिमेटेड हो सकता है हमने कम किया होगा, और इसलिए हमने जो भरा है वो तो 80 भरा है। अब आप बोल रहे हो कि इतना भरना था, इतना शॉर्ट पेमेंट आया गया, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करो, देखो हमने बोला था एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड बेसिस पे भरना है, लेकिन अगर ये तुम्हारा जो एडवांस टैक्स भरना है रिटर्न के हिसाब से, अभी के हिसाब से इतना आ रहा है, और आपने जो भरा अगर वो 90% या उससे ज्यादा है, तो हम एक काम करेंगे, 234B का ब्याज आप पे नहीं लगाएंगे, हम आपको 10% का टॉलरेंस बैंड दे देते हैं कि भाई 10% जो है, अगर आपका 10% तक का वेरिएंस है तो चलेगा, मतलब 10% तक का आपका वेरिएंस है तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा वेरिएंस है तो नहीं चलेगा, तो ये ब्याज लगेगा। तो यहां पे एक बात बताओ, आपको एडवांस टैक्स भरना है वो 159,400 आ रहा है, इसका अगर आप 90% करेंगे, इसका अगर आप 90% करेंगे तो 159,400 मल्टीप्लाई बाय 90% कम्स टू द 1,43,460।
अगर आपने इतना भी एडवांस टैक्स भर दिया होता तो हम ये 234B का ब्याज नहीं लगाते, क्योंकि एडवांस टैक्स आप एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालते हो तो थोड़ा बहुत 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, 10% तक का टॉलरेंस बैंड दे दिया कि भाई एडवांस टैक्स जितना भरना है, अगर आपने इसका 90% भी भर दिया तो चलेगा, 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर नहीं भरा तो 234B का इंटरेस्ट बैठेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप अभी मत लिखिए, आपको लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आप मत लिखिए, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं नोट नंबर 2 में कि दिस इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, this interest is not applicable if assessee paid 90% or more of advance tax payable। मतलब जितना आपका एडवांस टैक्स पेबल आ रहा है उसका आपने 90% या उससे ज्यादा पे कर दिया तो ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो मैंने लाइन क्या लिखी है, दिस इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल इफ असेसी पेड 90% और मोर ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। तो यहां पे बाबू आपका एडवांस टैक्स पेबल 159,400 आ रहा है, में से जितना टैक्स आ रहा है माइनस टीडीएस कर दो। तो इसका अगर आपने 90% भी पे कर दिया होता तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर 90% भी कर लिया होता तो ये इंटरेस्ट नहीं लगता, बट यहां 90% नहीं किया तो ये ब्याज लगेगा। अब ये ब्याज जो लगेगा 234B का, दैट इज द शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। कुछ मत लिखिए, आपका ध्यान होना इधर होना चाहिए, सर ये किस पे लगेगा ब्याज? तो ये ब्याज लगेगा ऑन द शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। भाई आपने एडवांस टैक्स का कितना शॉर्ट पेमेंट किया है, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो रेट रहेगी वो भी रहेगी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो इसकी जो रेट रहेगी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, एंड गाइस मल्टीप्लाई होगा इसका पीरियड। लेकिन क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर यहां पीरियड जो है वो कौन से पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा? एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था एडवांस टैक्स पे कब तक कर सकते हैं, 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक तो कर सकते हैं। तो जो भी आपने 31 मार्च तक पे किया है ये सब एडवांस टैक्स है। तो ये जो ब्याज लगना चालू होगा ये 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लगना चालू होगा। तो बाबू यहां पे आपका जो पीरियड है वो पीरियड कहां से स्टार्ट होगा तो समझने की कोशिश करना। दिस पीरियड इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से लगना चालू होगा एंड टिल एक्चुअल पेमेंट, टिल एक्चुअल पेमेंट मतलब आपने कब एक्चुअल पेमेंट किया तब तक ये ब्याज लगेगा। तो देखो आप समझने की कोशिश करिए, 234B का इंटरेस्ट लग क्यों रहा है? 234B का इंटरेस्ट इसलिए लग रहा है कि आपने एडवांस टैक्स कम भरा है। अब हमको पता चला कि भाई आपको एडवांस टैक्स जो भरना चाहिए था वो तो 159,400 भरना चाहिए, क्योंकि आपका टैक्स इतना आ रहा है, उसमें से टीडीएस भी लेस कर दो तो इतना तो भरना था 159,400, और आपने एडवांस टैक्स सिर्फ 80,000 ही भरा है। तो आपने इतना शॉर्ट पेमेंट किया है, तो ये शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से। और कब से लगेगा? 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पूरा है उसमें आप एडवांस टैक्स भर सकते थे। तो ये आपका असेसमेंट ईयर से लगना चालू होगा 79,400 में। तो देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, 79,400 पे लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 1% की रेट से और मल्टीप्लाई बाय ये इंटरेस्ट कब से चालू होगा? 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेके और जब आपने अपना टैक्स भरा। तो देखो आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2025 से लगना चालू होगा। और आपने टैक्स कब भरा? तो बाकी जितना भी टैक्स बचा था वो आपने रिटर्न फाइल करते टाइम भरा है। मैंने यहां पे लिखवाया है कि भाई साहब ही पेड द टैक्सेस इंटरेस्ट फीस ऑन द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तो जब रिटर्न फाइल किया उस दिन पे आपने जो भी आपका बैलेंस टैक्सेस वगैरह है वो भर दिया। तो 10 अक्टूबर 2025 को भरा है, तो ये इंटरेस्ट आपको जो लगेगा वो 10 अक्टूबर 2025 तक लगेगा।
तो देखिए कब से लगेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, तो टोटल आपको 7 महीने का इंटरेस्ट है वो यहां पे लग जाएगा। तो 7 महीने का इंटरेस्ट तो 79,400 मल्टीप्लाई बाय आपका 7 महीना, मतलब आपका 3,558 है, उतना इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखो आपको समझना पड़ेगा ये इंटरेस्ट है किस लिए। तो देखो पहला इंटरेस्ट 234 ए किस लिए था, रिटर्न लेट फाइल किया उसके लिए। तो रिटर्न लेट फाइल करोगे तो जितना टैक्स पेबल आता है आफ्टर टेकिंग ऑल द क्रेडिट, जितना टैक्स आता है मल्टीप्लाई बाय 1%, जितना रिटर्न डीले फाइल किया उतने महीने का इंटरेस्ट लगा लो। उसके बाद ये किस लिए लग रहा है, आपने एडवांस टैक्स का कम पेमेंट किया, आपने एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट किया। शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि जितना एडवांस टैक्स भरना था और आपने एडवांस टैक्स कम भरा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जो एडवांस टैक्स भरना था अगर उसका आपने 90% भी भर दिया तो ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन यहां तो 90% से कम भरा है, तो जितना शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है उस पे ये इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और यहां पीरियड रहेगा 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेके और टिल एक्चुअल पेमेंट। तो यहां पे 1 अप्रैल 2025 से लेके और 10 अक्टूबर 2025 तक ये इंटरेस्ट लगेगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए। हाँ माही सही बोल रहे हो तुम। श्रेया एंड सुदीक्षा, श्रेया एंड सुदीक्षा, अभी अगले इंटरेस्ट में वो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, डन। फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया है, फाउंडेशन इंटरमीडिएट दोनों का रिजल्ट आ गया है। विकास भाई, समीर भाई किसी भी महीने में एक दिन है तो भी उसको पूरा लाइक 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा।
श्योर। चलिए पवन भाई, ठीक है। अब एक काम करना, आप लोगों का ध्यान रिजल्ट पे तो नहीं है ना? चलो आप एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। रिजल्ट वगैरह देख लो, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट्स ब्रेक।